हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हमारा ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। तो इसमें बेसिकली क्या है कि अभी तक आपने मनी एंड क्रेडिट और मनी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ ली। अब हमारा एक ग्लोबलाइजेशन जो हमारा टॉपिक है ये हमें पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका रीज़न आपका बेसिकली बस ये है कि जब हम अपने कंट्री के बारे में बात करते हैं तो अगर आप देख रहे होंगे कि अब हम घर बैठे जो हैं बाहर की किसी कंट्री का कोई भी गुड्स कोई भी सर्विसेज बहुत इजीली कंट्रीज आपस में लिंक हो चुकी हैं। तो वो लिंकेज कैसा हुआ है, कौन सी ऐसी चीजें थी जिससे हमारी कंट्री का कनेक्शन बाहर की कंट्री के साथ इतना बनता जा रहा है। बिकॉज अगर हम किसी कंट्री से कॉन्टैक्ट ना करें और उनसे कनेक्ट ना हो तो हम क्या रह जाएंगे, हम बैकवर्ड ही रह जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम एज अ कंट्री बाकी कंट्रीज के साथ भी कनेक्टेड हो। ठीक है, तो एक बार रीड करते हैं हम। As consumers in today's world, some of us have a wide choice of goods and services before us. You know that we have a lot of choice, right? The latest models of digital cameras के models है। आप मोबाइल्स देखोगे तो कितनी कंपनीज हैं जो मोबाइल इंडियन कंपनीज हैं। मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बाहर की कंपनीज हैं, इंडियन कंपनीज नहीं है ना। तो वो कैसे पॉसिबल हो पाया? आपके पास दुनिया भर के ऑप्शंस हैं, इतना टाइम आ गया है टेक्नोलॉजी का कि आपकी चाहे इंडिया में बनी हुई चीज़ हो चाहे किसी और कंट्री में बनी हुई चीज़ हो, आप इंडिया में बैठे बैठे मंगवा सकते हो। वी हैव लॉट्स ऑफ वेराइटीज ऑफ चॉइसेस, है ना। टेलीविजन्स बहुत सारी चॉइसेस हैं हमारे, मेड बाय द लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द वर्ल्ड आर विद इन आवर रीच। Every season, new models of automobiles can be seen on Indian roads. Gone are the days when Ambassador and Fiat were the only cars on Indian roads. अब तो हमारा कितनी सारी हमारी कंपनीज आ गई हैं कार की, right? Today, Indians are buying cars produced by nearly all the top companies in the world. A similar explosion of brands can be seen for many other goods, from shirts to television to processed fruit juices. है ना। तो चाहे जूस हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे टीवीज हो, चाहे कार्स हो, चाहे बाइक्स हो, चाहे क्लॉथ्स हो, चाहे टॉयज हो, चाहे छोटी से लेकर बड़ी चीज क्या है, वो इंडियन कंपनी या फॉरेन कंपनी या किसी और कंट्री की बनी हुई चीज जो है उसके इतने सारे लॉट्स ऑफ ऑप्शंस मिल रहे हैं हमारे, है ना। तो वो अब टाइम नहीं है, अब हमारे पास बहुत सारी वेराइटीज हैं जो हम चूज कर सकते हैं, राइट। Such wide-ranging choices of goods in a market is a relatively recent phenomenon. ठीक है, ये जो हम देख रहे हैं कि जो वाइड रेंज की हमारी चॉइसेस हैं, क्या ये पुराने टाइम से चला आ रहा था या अब हमें चॉइसेस मिलनी शुरू हुई है? तो ये चॉइसेस कब से आनी शुरू हुई है? ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। ये चॉइसेस, ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, ये अभी रिसेंट में ही चीज़ें ये सारी शुरू हुई हैं, राइट। Such wide-ranging choice of goods in a market is a relatively recent phenomenon, right? You wouldn't have found such a wide variety of goods in Indian markets even 2 decades back. अगर हम 2 decades back की बात करें, हमारे 2020 है, अगर हम 2000 की बात करें तो हमारी इंडियन मार्केट ऐसी नहीं थी जहाँ पे आपको डिफरेंट कंट्रीज की गुड्स एंड सर्विसेज मिलते थे, डिफरेंट चॉइसेस मिलती थी। इन अ मैटर ऑफ ईयर्स अ मार्केट्स हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड, राइट। तो हमारा जो मार्केट है वो कुछ ही रिसेंट टाइम में क्या हो गया है, ट्रांसफॉर्म हो गया है, राइट। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज रैपिड ट्रांसफॉर्मेशंस? व्हाट आर द फैक्टर्स, भाई ऐसा क्यों हुआ, ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिससे हमारे चेंजेस हुए, एंड हाउ आर दीज चेंजेस अफेक्टिंग द लाइव्स ऑफ पीपल, और ये जो चेंजेस हुए हैं इससे लोगों की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। वी शैल ड्वेल ऑन दीज क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो हम यही चीजें पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। फर्स्ट ऑफ ऑल है प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, यानी जो प्रोडक्शन है ये सिर्फ एक कंट्री तक कन्फाइंड नहीं है, ये डिफरेंट अक्रॉस कंट्रीज में हम प्रोडक्शन करते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं और इसको स्टडी करते हैं, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। Until the middle of the 20th century, production was largely organized within countries. हम पहले क्या देखते थे, मिडिल ऑफ द 20th century तक जो प्रोडक्शन था ये लार्जली हमारा विद इन कंट्रीज रहता था। विद इन कंट्रीज मतलब है कि अगर आप कोई भी चीज़ है,
चाहे आप उसका इनपुट है एक्स से लेकर जेड तक जो भी चीजें हैं वो सारी एक ही कंट्री में होती थी। ठीक है, चाहे नट यूज हो रहा है, बोल्ट यूज हो रहा है, कोई पार्ट यूज हो रहे हैं, कोई भी चीजें हैं, जितने भी इनपुट्स हैं, जितनी भी चीजों की रिक्वायरमेंट होती थी, वो सारा का सारा हमारा क्या होता था, विद इन एक ही सिंगल कंट्री में होता था। अब क्या होता है, what crossed the boundaries of these countries were raw material, foodstuff and finished products। ठीक है, तो अब बाउंड्रीज जो है इन कंट्रीज की, अब हमारा क्या है कि बाउंड्रीज डिफरेंट कंट्रीज की, वो अब आपका पहले उस टाइम पर बात करें कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाता क्या था, वो रॉ मटेरियल जाते थे, फूड स्टफ जाते थे, और फिनिश्ड प्रोडक्ट। फिनिश्ड प्रोडक्ट का मतलब है जो सामान बिल्कुल तैयार हो गया है। बिल्कुल तैयार का मतलब है लैपटॉप एक पूरी तरह से तैयार आइटम है, मोबाइल एक पूरी तरह से तैयार आइटम है। लेकिन अगर आप देखेंगे आजकल लैपटॉप एंड मोबाइल का एक पार्ट किसी और कंट्री से आता है, दूसरा पार्ट किसी और कंट्री से आता है, उसका प्रोसेसिंग किसी दूसरी कंट्री में होता है। तो ये आज का टाइम है, लेकिन पहले क्या होता था, सारा सामान एक ही जगह तैयार होता था। हाँ, कह सकते हैं कि कुछ रॉ मटेरियल डिफरेंट कंट्री से आ गए, फूड स्टफ एक दूसरे का मतलब आपस में कंट्री ने ट्रेड कर लिया, फिनिश प्रोडक्ट्स आपस में ट्रेड कर लिया। कुछ ऐसा नहीं था कि प्रोडक्शन डिफरेंट कंट्रीज में थी। ठीक है, आगे हम देखेंगे एग्जाम्पल। कॉलोनीज सच एज इंडिया एक्सपोर्टेड रॉ मटेरियल्स। इंडिया जो था वो हमारा रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करता था, स्पेसिफिकली इन ब्रिटेन, कॉटन एंड ऑल ये चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते थे, एंड फूड स्टफ एंड इम्पोर्टेड फिनिश्ड गुड्स। तो इंडिया में ब्रिटिशर्स के टाइम पर क्या होता था, जो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स थे, इनके यहाँ पे क्या था, ब्रिटिशर्स में के जब जब हमारे कंट्री पे रूल करते थे, तो ब्रिटेन में बहुत सारे ना कंपनीज स्टार्ट हो रही थी। कंपनीज कह दूं या मैं इंडस्ट्रीज की बात करूं, ब्रिटेन में बहुत सारी इंडस्ट्री स्टार्ट हो रही थी और वहां पे नया नया दौर था। तो वहां के लिए जो भी रॉ मटेरियल चाहिए होता था वो इंडिया से लेकर जाते थे। ठीक है, रॉ मटेरियल वो इंडिया से लेकर जाते थे। उसके बाद उनकी इंडस्ट्रीज में जो भी सामान तैयार होता था वो वापस से इंडिया में भी बेचते थे। तो इंडिया क्या करता था, रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट करता था और वहां की बनी हुई इंडस्ट्रियल गुड्स को इंपोर्ट करता था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ टेक्सटाइल, कपड़े, कोई क्लॉथ्स, ठीक है, गारमेंट्स जो है हमारे हमारे यहाँ से कॉटन जाता था। ठीक है, कॉटन जाता था इंडस्ट्री, ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज में, वहां से टेक्सटाइल और क्लॉथ्स वगैरह बनते थे और वो वापस से इंडिया में आते थे। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे, ये एक एग्जाम्पल है। इसी तरह से आप कह सकते हो अ, हमारा लेट्स सपोज इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह तो नहीं था उस टाइम पे, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा डेवलप हो रही थी। जैसे कपड़े को कलर करने के लिए, डाई करने के लिए, आपको पता है हमारे इंडिगो यानी नील की खेती वो करवाते थे, तो वो इंडिया से रॉ मटेरियल ले जाते थे, फिर कपड़ों को डाई करते थे, फिर वापस से इंडिया में आके सेल करते थे। तो इस तरह से उस टाइम पे काम चलता था। ठीक है, तो कॉलोनीज का यही काम होता था कि वो रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट करते हैं और फिनिश्ड गुड्स इंपोर्ट करते थे। ट्रेड वॉज द मेन चैनल कनेक्टिंग डिस्टेंट कंट्रीज। सिर्फ ट्रेड होता था कंट्रीज के आपस में, ट्रेड ऑफ गुड्स। ठीक है, ये कंट्रीज को कनेक्ट करती थी आपस में। दिस वॉज बिफोर लार्ज कंपनी कॉल्ड मल्टीनेशनल emerged ऑन द सीन। ये सब था बिफोर एमएनसीज के, यानी जब हमारा एमएनसीज नहीं थी उसके पहले का सिनेरियो था ये। अब हमारा टाइम आ गया है मल्टीनेशनल कंपनीज का। मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करती हैं, अब यहाँ पे एमएनसीज यानी मल्टीनेशनल कंपनी, इसका नाम ही से देखो आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा, मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस और कंपनीज हम जनरली बोलते हैं। यानी ये ऐसे कॉरपोरेशंस जो डिफरेंट डिफरेंट नेशंस में है, सिंगल नेशन में नहीं है, सिंगल कंट्री से तक कन्फाइंड नहीं है ये। MNC is a company, यहाँ पे आपको डेफिनेशन दी है, you can write this definition. MNC is a company that owns or controls production in more than one nation. MNCs set up offices. This is the first point. If you are required to write about MNC, this is your first point. This can be your second point. अगर आपको इसके ऊपर और भी ज़्यादा लिखनी है तो MNCs set up offices and factories for production in regions where they can get cheap labor and other resources. तो एक मल्टीनेशनल कंपनी क्या करती है, वो देखो इसको प्रोडक्शन करना है किसी भी चीज़ का, तो प्रोडक्शन अगर करना है तो इसको क्या चाहिए होगा, इसको लेबर चाहिए होंगे, इसको अलग अलग रॉ मटेरियल चाहिए होंगे। तो ये वो देखती है कि भाई लेबर सस्ते कहाँ हैं। जैसे अगर आप यूएस वगैरह की कम कंट्रीज की बात करोगे तो यूएस में लेबर बड़े महंगे हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन कम है। अगर हम डेवलपिंग जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है,
ठीक है, इंडिया में ज़्यादा पॉपुलेशन है इसीलिए इंडिया में लेबर का एक्सेस सप्लाई है, ज़्यादा ज़्यादा लेबर है यहाँ पे काम करने वाले। लेकिन अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज की बात करोगे वहाँ की पॉपुलेशन इतनी हाई नहीं है, तो वहाँ पे जो लेबर है वो इतने अवेलेबल नहीं है, इसीलिए उनका एक रेट होता है वहाँ पे ज़्यादा उनको पे वो मिलता है। तो वो एक कंपनी के लिए एक्सपेंसिव आप कह सकते हो लेबर होंगे तो कंपनी को नुकसान होगा। तो मल्टीनेशनल कंपनी देखेगी कि भाई कौन सी कंट्री में लेबर सस्ते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज अ बिग सोर्स, यहाँ पे लेबर बहुत सस्ते हैं, चीप है, रॉ मटेरियल्स अवेलेबल है। तो जहां पर भी उनको ये चीजें दिखेंगी वो वहीं पे कंपनी सेटअप कर देंगी, वहीं पे कंपनी सेटअप करेंगी, वहीं पे प्रोडक्शन शुरू करेंगे, फिर डिफरेंट कंट्रीज में सेल करेंगे, है ना। आगे देखते हैं हम। दिस इज डन सो दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और ये क्यों करेंगे, ऑब्वियसली उनको क्या बचाना है, उनको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बचाना है, इज लो एंड एमएनसीज कैन अर्न ग्रेटर प्रॉफिट। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं हम। देखिए इस एग्जांपल में क्या है, स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन इन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन और एमएनसी। A large MNC producing industrial equipment designs its product in research centers. एक large MNC है, कोई भी कंपनी होगी, ठीक है, इसका क्या काम होता है, what it does, ये डिजाइन करती है, डिजाइनिंग का काम इसके कंट्री का कौन सी कंट्री में होता है, यूनाइटेड स्टेट्स में होता है। एंड देन हैज द कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना, इसके कंपोनेंट्स कहाँ पे बनते हैं, चाइना में बनते हैं। दीज आर देन शिप्ड टू मेक्सिको, इसको फिर वापस से मेक्सिको में शिप किया जाता है, ईस्टर्न यूरोप, ठीक है, वेयर द प्रोडक्ट्स आर असेंबल्ड एंड द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आर सोल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब यहाँ पे कितनी कंट्रीज हैं, एक है हमारा यूएस, ओके, दूसरा है हमारा चाइना, ठीक है, तीसरा इन्होंने बात करी किसकी, मेक्सिको की, और इन्होंने बाद में भी इंडिया का भी लिखा हुआ है कि कस्टमर केयर जो है ये कहाँ पे है, इंडिया में है। काम क्या क्या है इनका वो देख लें। इनका काम है यूएस में होता है, यूएस में होता है रिसर्च और डिजाइन प्रोडक्ट का, कि किस तरह से हमारा प्रोडक्ट बनना है। चाइना में इसके कंपोनेंट्स तैयार होते हैं, जो भी सामान बनना है, लेट्स सपोज एक मोबाइल बनना है, रिसर्च किया गया, डिजाइन किया गया इसमें यूएस में, ठीक है। अब इसके जो कंपोनेंट्स है, बिकॉज चाइना का लेबर सस्ता है, चाइना एंड इंडिया के भी हम बात करें तो वहाँ पे इसके कंपोनेंट्स को तैयार किया जाएगा। एक यहाँ पे भी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का एक कंपनी है, एक यहाँ पर उनकी ब्रांच है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, फिर इसको मेक्सिको में सेल करके भेजा जाता है, जहाँ पे असेंबलिंग का काम होता है। असेंबलिंग का मतलब है कंपोनेंट्स आ गए, डिजाइन तैयार हो गया, अब यहाँ पे वो सामान जुड़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को ऐड करके फाइनली असेंबल किया जाएगा, ठीक है। और ये क्यों है मेक्सिको, बिकॉज इस मतलब ये जो हमारे ईस्टर्न यूरोप है, यहाँ से मार्केट कहीं ना कहीं उनको पास पड़ता है, तो इससे काफी ज्यादा मार्केट तक उनकी रीच है, इसीलिए वो इस कंट्री में असेंबल कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया में इनका क्या काम कर रहा है, इंडिया में इनके कस्टमर केयर सपोर्ट यानी कॉल सेंटर काम कर रहा है। तो इंडिया में जो बैठे हुए लोग हैं वो इस मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का जो भी डिजाइन हुआ है, मे बी मोबाइल, मे बी लैपटॉप, मे बी कार, ये इनको कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी क्वेरीज हैं कंज्यूमर की ऑल ओवर द वर्ल्ड ये उनको हैंडल कर रहे हैं। इंडिया में क्यों, इंडिया में ज़्यादातर लोग कस्टमर जो हमारे कॉल सेंटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, बिकॉज इंडिया में इंग्लिश बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं, इंडिया में लेबर भी सस्ते हैं, और इंडिया का आईटी सेल भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। अब आप कहोगे इंडिया में इंग्लिश ज़्यादा बोलते हैं, ऑब्वियसली बिकॉज बाकी कंट्रीज जो हैं ये इनकी खुद की लैंग्वेज में ये लोग ज़्यादा बोलते हैं, इंडिया में इंग्लिश बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ठीक है। तो इस वजह से इंग्लिश है तो बहुत ज़्यादा मार्केट को कवर किया जाता है अगर यहाँ पे कस्टमर केयर सपोर्ट काम कर रहा है तो, ठीक है। Finished products are sold over the market. Meanwhile, the company customer care is carried out through call centers located in India. ये आपका कॉल सेंटर है बेंगलुरु में, जो हमारा टेलीकॉम, बेंगलुरु एक आईटी हब है, राइट। वहाँ पे बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें काम करते हैं, वहाँ का आईटी सेल बहुत ज़्यादा काम करता है, और हमें बहुत सारे सपोर्ट मिलते हैं बाहर की कंपनी से, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल कि एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन एमएनसी काम कैसे करता है, you can clearly see in this example, right? आगे बढ़ते हैं हम। In this example, the multinational corporation is not only selling its finished products globally, but more important क्या कर रहा है ये,
ये कर रहा है द गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड ग्लोबली। सिर्फ बेच नहीं रहे हैं, प्रोडक्शन भी अक्रॉस कंट्रीज कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन इज इंक्रीज ऑर्गेनाइज्ड इन एन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स वे। सिंपल तरीके नहीं है ये। The production process is divided into small parts and spread out across the globe. In the above example, China provides the advantage of being cheap manufacturing location. Mexico and Eastern Europe are for their closeness to the markets in the US and Europe. India has highly skilled engineers who can understand the technical aspect of production. It also has educated English speaking youth who can provide customer care service. तो इंडिया में सपोर्ट प्रोवाइड करने के दो कारण हैं। पहला इंजीनियर जिनको टेक्निकल एस्पेक्ट ज़्यादा क्लियर है। दूसरा है एजुकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग लोग यूथ हमारे यहाँ पे ज़्यादा है जो अच्छे से सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड ऑल दिस प्रोबेबली कैन मीन 50-60% कॉस्ट सेव हो जाती है इन सब के चक्करों में फॉर द मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। यानी अगर वो सारा ये काम कर रहे हैं तो अगर ये सब एक ही कंट्री में करते तो उनको 100 रुपये पड़ता किसी भी चीज़ पे प्रोडक्शन पे कॉस्ट। लेकिन अब यहाँ पे ये सारा काम कर रहे हैं तो लगभग 50 या 60% कॉस्ट बच जा रहे हैं, यानी हाफ में प्रोडक्शन कर रहे हैं वो लोग। राइट, ठीक है। तो इसी तरह से हम देख सकते हैं हाँ, द एडवांटेज ऑफ स्प्रेडिंग आउट प्रोडक्शन अक्रॉस द बॉर्डर्स टू द मल्टीनेशनल कैन बी ट्रूली इमेंस। है ना, हमने देख लिया कि किस तरह से जो हमारे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है वो इतने अच्छे से काम करते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, यानी डिफरेंट कंट्रीज में प्रोडक्शन कैसे लिंक होता है, इंटरलिंक कैसे है। इन जनरल मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन सेट अप प्रोडक्शन वेयर इट इज क्लोज to the markets where there is skilled and unskilled labor available at low cost। ठीक है, इन जनरल मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस जो हैं या प्रोडक्शन सेटअप करती हैं वेयर इट इज क्लोज टू द मार्केट्स। ठीक है, तो जनरली वो कहाँ पे सेटअप करी हैं जहाँ पे मार्केट क्लोज हो, वेयर देयर इज स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर available at low cost and where the availability of other factors of production is assured। तो यहाँ पे आपका ये फैक्टर्स बता रहा है कि ऐसे कौन कौन से कहाँ पे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन बिजनेस सेटअप करती हैं। नंबर वन, ये ध्यान रखती हैं, ये एमएनसी सेटअप, ये किसी क्वेश्चन का आंसर आएगा भी हम करेंगे। फर्स्ट पॉइंट ये रहा, सेटअप प्रोडक्शन वेयर इट इज क्लोज टू द मार्केट्स। नंबर वन, where there is skilled and unskilled labor. Number two, available at low cost. This is number two. And where the availability of other factors of production is assured। तो ये तीन बातों का मल्टीनेशनल कंपनी ध्यान रखती है। ठीक है, जहाँ पे उनको ये सारी चीज़ें अच्छे से अवेलेबल हो वहाँ पे वो अपनी कंपनी सेटअप करती है। एक और चीज़ जो मल्टीनेशनल कंपनी ध्यान रखती है, ये क्वेश्चन हो सकता है कि मल्टीनेशनल कंपनी किन चीज़ों का ध्यान रखती है एक बिजनेस सेटअप करने से पहले। तो वो ये ध्यान देती है कि मार्केट के पास हो ताकि उनको सेल करने में आसानी हो, स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों तरह के लेबर हो, सस्ते दरों पर हो। इसके बाद है वेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ अदर फैक्टर्स भी अच्छे से अवेलेबल हो। प्लस चौथा पॉइंट है एमएनसीज माइट लुक फॉर गवर्नमेंट पॉलिसीज जो अच्छी हो और उनको किसी भी तरह की परेशानी ना हो, टैक्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं, दैट लुक आफ्टर देयर इंटरेस्ट, एक ऐसी गवर्नमेंट जो इनको फेवर करती हो। ठीक है, ये भी आपका फोर्थ पॉइंट है। सो दीज पॉलिसीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज अच्छी नहीं है तो किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी को उतना ज़्यादा फायदा नहीं होगा। Having assured themselves of these conditions, MNC set up factories, इसके बाद वो factory set up करती हैं and offices for production. The money that is spent to buy assets such as land, building machines and other equipment is called investment. Now let's read the definition of investment. ठीक है, हमारा investment क्या है? द मनी जो आप स्पेंड करते हैं टू बाय एसेट्स यानी लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स एंड अदर इक्विपमेंट, इसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। देखो, पहली चीज हम जनरली क्या करते हैं, आप एक्सपेंडिचर करते हो। ठीक है, आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं किसी चीज पर, आप एक्सपेंस कर रहे हैं।
इसके बाद आपका क्या है, आप ये जो आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो बेसिकली क्या होता है कि एक तो आप लेट्स सपोज आप एक कंज्यूमर है जिसने मोबाइल खरीद लिया, आपने मोबाइल खरीद लिया, ठीक है, आपकी मैं बात कर रही हूँ, या आपने कोई लैपटॉप खरीद लिया या आपने कुछ चीजें खरीद ली। एक एक्सपेंडिचर होता है जब आपने कोई मशीन खरीदी, या आपने कोई लैंड खरीदा, घर के लिए नहीं। और ये सबका आप इस्तेमाल, ये इस्तेमाल आप पर्सनल यूज के लिए करोगे, लेकिन इसका इस्तेमाल जनरली कैपिटल गुड्स, हमने आई गेस पढ़ा है जब हमने फिनिश प्रोडक्ट्स और वैल्यू एडेड और जीडीपी की बात की थी, तो हमने वहां पे इन सब चीजों की भी बात की है, राइट, कैपिटल गुड्स की। तो इसका काम, इसका यूज आप किसके लिए करोगे, प्रोडक्शन के लिए करोगे। तो ये जो खर्चा किया है इसको तो हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। लेकिन जो पैसा आप लगाते हो और प्रोडक्शन के पर्पस के से लगाते हो कि उससे प्रोडक्शन होगा, गुड्स एंड सर्विसेज का पैसे इंक्रीज होंगे, दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो अगर एक शॉपकीपर है, वो शॉप्स के लिए जितने भी खर्चे करता है, शॉप्स में लैंड लिया, पूरा सेटअप तैयार किया, वो उसकी इन्वेस्टमेंट है। एक ऑफिस सेटअप हुआ है, ऑफिस में कंप्यूटर्स लगे हैं, फर्नीचर्स लगे हैं, जितनी भी चीजें लगी है वो एक इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। तो इस तरह से स्कूल है आपका, स्कूल में पहले जब स्कूल शुरू हुआ होगा तो लैंड ली होगी, सारे बिल्डिंग इंफ्रा सेटअप किया होगा, बेंचेस आए होंगे, ये सब इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट हमारा बेसिकली यही है कि जहां पे भी आप पैसे लगा रहे हो और वहां से आपको रिटर्न्स आने के चांसेस है इन फ्यूचर, वो हमारा इन्वेस्टमेंट कहलाता है। इन्वेस्टमेंट मेड बाय एमएनसीज इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब आपका एक और क्वेश्चन हो सकता है कि भाई फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो जो इन्वेस्टमेंट एक मल्टीनेशनल कंपनी करती है, वो इन्वेस्टमेंट हमारा क्या कहलाता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहलाता है। सो देयर आर टू डेफिनेशंस, वन इज ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड वन इज ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इस तरह से शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट होते हैं, किस लिए इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं, ताकि प्रॉफिट कमाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। At times, MNCs set up production jointly with some of the local companies. अब यहाँ से आपका जो टॉपिक शुरू हुआ है, how they expand and how do they basically how they all जो भी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है वो काम कैसे करते हैं, वो कैसे स्टार्टिंग करते हैं, यहाँ से हमारा एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने वाला है, राइट। कि आखिर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस जो हैं वो कैसे अपना प्रोडक्शन सेटअप करती हैं, मतलब एक नई कंट्री में जा रही हैं, और एक नई कंट्री में अगर जा रही हैं तो कैसे वो शुरुआत करेंगी, कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके थ्रू वो शुरुआत कर सकती हैं, राइट। ठीक है, चलिए देखते हैं एक बार। At times, multinational corporations set up production jointly with some of the local companies. तो पहला काम ये करती हैं कि ये जो है वो लोकल कंपनीज के साथ जुड़ जाती हैं। एक तरीका ये है, अब आप मान लो आप एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन बनना चाहते हो, आप क्या करोगे, आप किसी दूसरे कंट्री में जाओगे, कैसे करोगे काम, आप क्या करोगे, आप ये कर सकते हो, पहले लोकल कंपनी ढूंढोगे और उसके साथ जॉइंट पार्टनरशिप में आ जाओगे और उस कंपनी को ज्वाइन कर लोगे। ठीक है। द बेनिफिट टू द लोकल कंपनी, अब कहोगे कि भाई लोकल कंपनी को क्या फायदा है। जैसे लेट्स सपोज मैं हूँ और मैं एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन हूँ, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी सेटअप करना चाहती हूँ, और आप एक लोकल कंपनी है। ठीक है, आप मेरे साथ टाई अप क्यों करना चाहेंगे, ऑब्वियसली आपको फायदा होगा। अब एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन और एक लोकल कंपनी का टाई अप हो रहा है। ठीक है। तो इसका फायदा क्या है, मैं एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हूँ, मैं आपके यहाँ पे आ रही हूँ, मैं आपके साथ ज्वाइन करूंगी, आप एक वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है इंडिया में, और मैं बाहर से आ रही हूँ और मुझे आपके साथ टाई अप करना है। तो मैं, मेरे को तो फायदा होगा ही, बिकॉज आपको लोकल चीजों की जानकारी है। आपको क्यों फायदा होगा, बिकॉज एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के पास बहुत सारा फंड होता है, तो आपको फंड मिलेगा, आपको पैसे मिलेंगे, तो वो आपके साथ टाई अप करना चाहेगी। तो आपको पैसे मिलेंगे, आपका नाम बढ़ेगा, और आपको भी प्रॉफिट होगा और मुझे भी प्रॉफिट होगा, है ना। तो इस तरह से जॉइंट पार्टनरशिप पे काम होता है। देखते हैं आगे क्या होता है। द बेनिफिट टू द लोकल कंपनी ऑफ सच जॉइंट प्रोडक्शन इज टू फोल्डेड। अब बेनिफिट उनका क्या क्या है, बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। बेनिफिट टू द जॉइंट लोकल कंपनी, फर्स्ट, एमएनसीज कैन प्रोवाइड मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है भाई, पहला पॉइंट ये है। दूसरा, लाइक अब मशीनरीज खरीदनी है बढ़िया प्रोडक्शन के लिए, नई नई टेक्नोलॉजी। और सेकंड क्या है, सेकंड है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन माइट ब्रिंग विद देम द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन। हियर अगेन द क्वेश्चन कैन बी मेड कि लोकल कंपनी को क्या फायदा होता है, व्हाट आर द बेनिफिट्स टू द लोकल कंपनी इफ दिस कंपनी टाइज अप
with the multinational corporation. So this is the first and obviously this is the second benefit. आगे रीड करते हैं. But ये तो हो गया, एक तरीका ये था. That was the first method. Now let's talk about the second method. सेकेंड मेथड में कंपनी क्या करती है, बट द मोस्ट कॉमन रूट फॉर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इन्वेस्टमेंट इज टू बाय अप लोकल कंपनीज. वो सबसे बढ़िया जो तरीका करती है वो लोकल कंपनी को खरीद ही लेती है. जैसे अभी फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद रखा है, वैसे लोकल और मल्टीनेशनल का काम नहीं है, बट एक कंपनी कैसे दूसरी कंपनी को खरीद सकती है, समझ आया. तो वैसे ही आपका जो है मल्टीनेशनल जो कंपनी है वो क्या करती है, लोकल कंपनी को आती है खरीद लेती है, लोकल कंपनीज. एंड देन टू एक्सपैंड प्रोडक्शन, उसके बाद उसने तो भाई कंपनी खरीद ही ली है, फिर वो अपने हिसाब से काम करते हैं, राइट. ठीक है. इसके बाद आगे देखते हैं हम. मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन विद ह्यूज वेल्थ कैन क्वाइट इजीली डू सो. उनके पास बहुत पैसा होता है तो वो खरीद लेते हैं. टू टेक एन एग्जाम्पल, कारगिल फूड्स, अ वेरी लार्ज अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है कारगिल फूड का, हैज बॉट ओवर स्मॉलर इंडियन कंपनीज सच एज पारक फूड्स. तो एक कारगिल फूड का था, इसने पारक फूड को खरीद लिया था. अभी आई गेस अगर हम देखें तो फ्लिपकार्ट इंडियन कंपनी थी जिसको आई गेस किसी फॉरेन कंपनी ने खरीद लिया, आई गेस. शायद मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, आपको याद होगा आई गेस. वॉलमार्ट है, पता नहीं, ऐसा ही शायद कोई कंपनी है जिसने फ्लिपकार्ट को खरीद लिया था. फ्लिपकार्ट इज एन इंडियन कंपनी. सो इस तरह से क्या होता है, फॉरेन कंपनी एक लोकल कंपनी को खरीद लेती है और उनके लिए बहुत आसान सी बात होती है, बहुत इजी सी बात होती है. अमेरिकन एमएनसी हैज बॉट ओवर स्मॉलर, ये हो गया. Parak Foods had built a large marketing network in various parts of India where its brand was well reputed. जहाँ पे उसका ब्रांड काफी reputed था तो तभी तो खरीदा, बिना अच्छे ब्रांड के थोड़ी ना खरीदते. Also, Parak Foods had 4 oil refineries भी हैं Parak Food की, whose control has now shifted to Kargil. Kargil is now the largest producer of edible oil in India with a capacity to make 5 million pouches daily बनते हैं उसके edible oil के. In fact, many of the top MNCs have wealth exceeding the entire budget of the developing country government. एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के पास इतना पैसा होता है कि पूरे गवर्नमेंट के पैसे से भी कई बार ज्यादा होता है. With such enormous wealth, imagine the power of and influence of these MNCs. जब पैसा है तो कितनी पावर होगी इनके पास, है ना. You can imagine it very well, right? Yes. There is another way in which MNCs can control production. बहुत तरीके और भी हैं जिससे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो है वो प्रोडक्शन कंट्रोल करती हैं. अगला है large MNCs in developed countries place orders. This is the fourth method. हमने सेकेंड मेथड किया था, फर्स्ट मेथड था क्या था, कैसे करती हैं, लोकल कंपनी के साथ जॉइंट में आ गई. सेकंड है बड़ी कंपनी का मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो है वो लोकल कंपनी को खरीद लेती है. देयर इज अ थर्ड मेथड हाउ एमएनसीज ऑपरेट. आगे रीड करते हैं. ओके. एमएनसी इन डेवलप्ड कंट्रीज प्लेस ऑर्डर्स फॉर प्रोडक्शन विद स्मॉल प्रोड्यूसर्स. ये क्या करती हैं, ऑर्डर देना शुरू करते हैं छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स को. जैसे रूरल एरिया में हो गए, कोई क्लॉथ की है, कोई गारमेंट्स की है तो उन्होंने ऑर्डर दिया, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स को वो बना के दे रहे हैं. ठीक है. शूज हैं तो अलग अलग शू मेकर्स को बनाने देती है, वो अलग अलग जो लोग हैं वो उसको बना रहे हैं. गारमेंट्स हैं, फुटवेयर हैं, स्पोर्ट्स आइटम्स हैं, आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंडस्ट्रीज. अब क्या हो गया, एक बड़ी कंपनी है, उसने बहुत सारे 10 15 20 100 1000 लोकल कंपनीज को उन्होंने वो दे दिया, लोकल कंपनी को उन्होंने ऑर्डर दे दिया. इसके बाद अब क्या होगा, where production is carried out by large number of product producers around the world. different countries में छोटे छोटे producers, बहुत छोटे छोटे, ऐसा नहीं कोई कंपनी को कर रहे, छोटे छोटे producers को ऑर्डर देती हैं, उनसे सामान खरीदेंगी, अपना ब्रांड का लगाएंगी लोगो और उसको अपने ब्रांड के नाम पे सेल करेंगी. ठीक है. So the products are supplied to the MNCs which then sell these under their own brand names to the customers. These large MNCs have tremendous power to determine price quality. अब obviously brand दे रहे हैं तो ये क्या क्या प्राइस डिटरमाइन करते हैं कि किस प्राइस पे बेचना है, क्या क्वालिटी होगी, किस तरह से डिलीवरी करनी है, किस तरह से लेबर कंडीशन होगी. सारी चीज़ों का ध्यान एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, यानी इसने डिफरेंट डिफरेंट कंपनी को एक साथ वो कर लिया, मिला लिया और फिर वो काम कर रही है. Thus, we see that there are variety of ways in which MNCs are spreading their
production. This can be the question as well. Explain the ways in which the MNCs are spreading their production. The first one and interacting the local producers तो अलग बात है. तो कैसे वो स्प्रेड कर रही है प्रोडक्शन. पहला वो क्या कर सकती हैं, ये काम कर सकती हैं. दूसरा वो खरीद सकती हैं. और तीसरा क्या बताया था मैंने, छोटी कंपनीज को, छोटे प्रोड्यूसर्स को ऑर्डर्स देती हैं. ठीक है. इन वेरियस कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब बाय सेटिंग अप पार्टनरशिप विद लोकल कंपनीज. पहला काम ये था. बाय यूजिंग द लोकल कंपनीज फॉर सप्लाईज, by closely competing with the local companies और buying them up. या तो competition कर लेंगी या तो उनको खरीद ही लेंगी. Multinational corporations are exerting a strong influence on production at these distant locations. As a result, production in these widely dispersed location is getting interlinked. इस तरह से हम देख सकते हैं कि प्रोडक्शन हमारा क्या होता है, आपस में इंटरलिंक होता जा रहा है अक्रॉस द ग्लोब. इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है कि how MNCs are helping in linking the production in different locations. You can see this example, you can write this. Fine. तो आज की वीडियो में हमने ये किया कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस कैसे काम करते हैं. आई होप आपको समझ आ गया होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.